दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसका बचपन किसी नर्क से कम नहीं था, लेकिन इस बच्चे ने मरते दम तक अपनी हार नहीं मानी और पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुका दिया। आखिर कैसे? कहानी की शुरुआत 1172 में होती है और हमें एक किंगडम राज्य को दिखाया जाता है। इस किंगडम में बहुत सारे कबीले थे जिनके सरदारों को खान कहा जाता था, पर इन सरदारों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, जिस वजह से अक्सर इनके बीच जंग पर जंग हो जाया करती थी। हमें एक कबीला दिखाया जाता है। उस कबीले का सरदार अपने 9 साल के बेटे के लिए उसकी बीवी ढूंढने निकलता है। उसके बेटे का नाम तिमुद्दीन था। सारा दिन सफर करने के बाद तिमुद्दीन के डैड अपने दोस्त के पास जाते हैं। वहाँ पर तिमुद्दीन की मुलाकात एक छोटी लड़की से होती है जिसका नाम बोरते था। वो तिमुद्दीन से पूछने लग गई कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, जिस पर वो बताने लगा कि मैं यहाँ पर अपने लिए बीवी ढूंढने आया हूँ। यह सुनकर बोरते कहने लगी, अच्छा, फिर तो तुम्हें मुझसे ही शादी करनी चाहिए। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी रात में तिमुद्दीन के डैड उससे कहते हैं, मुझे तुम्हारे लिए एक लड़की की तलाश है जो बड़े कबीले से हो। जिस पर वो अपने डैड से कहता है कि मैं अपने लिए लड़की खुद ही ढूंढूंगा। सुबह को उसके डैड अपने दोस्त के कबीले के सारी लड़कियों को उसके सामने खड़ा करते हुए देखने लग गए। उन्हीं सभी लड़कियों में बोरते भी थीं, इसीलिए उसे अपने लिए चुन लेता है। उन दोनों की शादी करवा दी गई थी, पर वो 5 साल के बाद ही एक साथ ही रह सकते थे, क्योंकि ये उनके कबीले का एक रिवाज था। यहाँ से जाते वक्त तिमुद्दीन बोरते को एक लॉकेट तोहफे में देता है और कहने लगा कि मैं तुम्हारे पास बहुत ही जल्द वापस आऊंगा, हम जरूर मिलेंगे। यह कहकर वो अपने डैड के साथ चला जाता है। काफी दूर आने के बाद एक जगह पर रुककर सभी आराम करने का डिसाइड करते हैं कि तभी उन्होंने देखा कि वहीं पर एक दूसरा कबीला भी रुककर आराम कर रहा था। उनका सरदार तिमुद्दीन के डैड के लिए दूध का प्याला भेजता है, जो इस बात का मैसेज था कि वो उनसे दोस्ती करना चाह रहा है। वो कबीला उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। जवाब में तिमुद्दीन के डैड भी उन्हें दूध का प्याला भेजते हैं, पर तिमुद्दीन का डैड का एक साथी कहने लगा कि पहले आपको किसी और को दूध पिलाना चाहिए। पर वो तो उस सरदार का भरोसा जीतना चाहते थे और सारा दूध का प्याला खुद ही पी जाते हैं। जब वो थोड़ा सा आगे जाते हैं तब तिमुद्दीन के डैड अपने घोड़े से गिर गए थे। गिरते ही उनकी मौत हो जाती है। यहाँ पर पता चलता है कि ये सब उस दूसरे वाले कबीले के सरदार की एक चाल थी। उसने दूध में जहर मिलाकर भेजा हुआ था। तिमुद्दीन के डैड के मरने के बाद उनके कबीले की सभी लोग उनकी लाश को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें किसी दूसरे ताकतवर कबीले का हिस्सा बनकर रहना होगा। तिमुद्दीन के डैड के मरने के बाद उनका खास आदमी उनके कबीले को अपने साथ लेकर जाता है, साथ ही सारे जानवर को भी अपने कब्जे में ले लेता है। उस खास आदमी के जाते हुए तिमुद्दीन की माँ उससे कहने लगी, तुम अच्छा नहीं कर रहे, एक दिन बड़ा होकर मेरा बेटा तुम्हें जरूर मारेगा, तुमसे बदला लेकर ही रहेगा। वो आदमी डर जाता है और सोचने लगा कि क्या पता ये बच्चा बड़ा होकर मुझे मार ही दे। इसीलिए वो आदमी अब तिमुद्दीन को मारने का फैसला करता है। पर उनके कबीले के लोगों में यह रिवाज सदियों से चलता आ रहा था कि वे बच्चों और औरतों को नहीं मारते थे। इसीलिए वो आदमी तिमुद्दीन को लंबाई नापता है। वो एक पहिए के थ्रू उसकी लंबाई नाप रहा था, लेकिन तिमुद्दीन तो उससे बहुत छोटा था, इसीलिए उसे बच्चा करार देकर छोड़ दिया जाता है। वो आदमी यहाँ से जाते हुए तिमुद्दीन के मॉम से कहता है, मैं अगले साल इसको मारने के लिए यहाँ जरूर आऊंगा। यहाँ से थोड़ा वक्त आगे की तरफ चली जाती है और सर्दियों का मौसम दिखाया जाता है। तिमुद्दीन के पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी। सर्दियाँ शुरू हो चुकी थीं। उसे अपने डैड की बात याद आती है कि दूर पहाड़ों पर हमारी देवता रहते हैं जो हमारी मुश्किलों में मदद करते रहते हैं। इसीलिए अब तिमुद्दीन वहाँ जाने का फैसला करता है, पर जाते हुए उसका पैर जमे हुए पानी पर आ गया था और वो पानी में गिर गया। वो डूबकर मरने ही वाला था। तभी वहाँ पर एक बच्चा आकर उसे पानी से निकालकर उसकी जान बचा लेता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है। तिमुद्दीन उसकी जान बचाने पर उसका शुक्रिया किया। वहाँ पर उस बच्चे का छोटा भाई भी था। दोनों भाई मिलकर उसके दूध के प्याले में अपना हाथ काटकर खून मिला देते हैं। कहते हैं, इसे पी लो, जिसके बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे। तिमुद्दीन उस दूध को पी लेता है। वो अब 3 भाई बन चुके थे। अगली सुबह वो आदमी भी उसे ढूंढता हुआ आ जाता है, जो उसके डैड का साथी था, उनका खास आदमी था। उसको तिमुद्दीन मिल गया। वो जबरदस्ती उसे अपने साथ ले आता है और उसकी दोबारा से लंबाई नापता है तो पता चला तिमुद्दीन अभी भी छोटा ही था। वो आदमी यह फैसला किया कि तिमुद्दीन को तब तक कैदी बनाकर रखेंगे जब तक वो बड़ा न हो जाए। वो उसके गले में लकड़ी का फंदा डालकर उसे अपना कैदी बना लेता है। इन्हीं के कबीले में एक आदमी भी था जो तिमुद्दीन को रोज खाना खिलाता था और जख्मों पर मरहम भी लगाता था। इसी तरह से वक्त गुजरता रहता है। वो आदमी जिसने इस बच्चे को कैद किया हुआ था, वो जब इस बार उसकी लंबाई नापता है तो तिमुद्दीन अभी भी छोटा ही था। एक दिन बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। जब सभी लोग अपने अपने खेमों में चले जाते हैं तो वो आदमी जो इसका ख्याल रखा करता था, वो इस बात का फायदा उठाकर तिमुद्दीन को आजाद कर देता है। कहने लगा, यहाँ से भाग जाओ। वो अपने गले में लगे हुए भारी फंदे के साथ वहाँ से भाग निकला। भागते भागते वो बहुत दूर तक आ चुका था। वो उस पहाड़ के देवता तक पहुँच जाता है, जिसके
बारे में उसके डैड ने भी बताया हुआ था। उधर ये एक भेड़िए को देखता है और अब इसका वो लकड़ी का फंदा भी अपने आप ही खुल जाती है। यहीं से यह कहानी थोड़ी सी आगे बढ़कर हमें दिखाया जाता है कि तिमुज़ीन अब बड़ा हो गया था, लेकिन आज भी वो उन्हीं आदमियों से बचकर भाग रहा था जो इसके डैड के खास आदमी थे। वही जो बचपन से इसके पीछे पड़े थे, वो अभी भी इसके जान के दुश्मन बने पड़े थे, लेकिन आखिरकार वो लोग उसे पकड़ ही लेते हैं। उसे ठीक उसी तरह से कैद कर दिया जाता है जैसा उसे बचपन में भारी लकड़ी के फंदे से पकड़ा गया हुआ था। तिमुज़ीन की उम्र और लंबाई दोनों बढ़ चुकी थी और अब क्योंकि वो पकड़ा गया था, इसीलिए अब उसके मरने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ गए थे। पर वो आदमी उसको कहता है, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, मैं चाहता हूँ तुम मेरे सामने अपनी जान की भीख मांगो। जिस पर वो जवाब देता है, मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे सामने अपनी जान के लिए कभी नहीं गिड़गिड़ाऊंगा। यह सुनकर आदमी कहने लगा कि अच्छा, मैं तो तुम्हें आराम से मारना चाहता था, पर अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। जिसके बाद दोबारा से तिमुज़ीन को बांध दिया जाता है। उसके पास वही आदमी आया जो बचपन में उसे खाना खिलाया करता था। वो अभी भी जीवित बचा हुआ था। एक रात जब उस आदमी के साथी जश्न मनाने में लगे हुए थे, वही जिसने तिमुज़ीन को पकड़ा हुआ था, वो उस रात नशे की हालत में उसके पास आता है और इसी बात का फायदा तिमुज़ीन ने उठाने का सोचा और उस आदमी को अपने गले के फंदे से मार मार कर उसकी जान ही ले लेता है। तिमुज़ीन अब आजाद हो चुका था। सबसे पहले वो अपनी बीवी, जिससे बचपन में उसकी शादी हुई थी, बोरते से मिलने जाता है। बोरते भी अब बड़ी हो गई थी और काफी खूबसूरत भी दिख रही थी। वो बोरते को अपने साथ लेकर अपने माँ और बहन के पास जाता है। तिमुज़ीन की माँ जब यह देखती हैं कि उनका बेटा जिंदा है तो वो बहुत खुश होती हैं। उनकी जिंदगी हंसी खुशी से चलने लग गई थी। तभी एक दिन दूसरे कबीले के लोग इन पर हमला कर देते हैं, क्योंकि कुछ वक्त पहले तिमुज़ीन के डैड ने इस कबीले के सरदार की माँ को अगवा किया हुआ था। उस टाइम ये सरदार छोटा था, लेकिन आज ये बड़ा हो चुका है। इसने कसम खाई हुई थी कि वो अपनी माँ का बदला जरूर लेगा, इसीलिए ये अब तिमुज़ीन की वाइफ को अगवा करके साथ लेकर जाता है। अब क्योंकि तिमुज़ीन इनका मुकाबला करने के लिए अकेला तो काफी नहीं था, इसीलिए हेल्प के लिए वो अपने पुराने भाई के पास जाता है, जिसने उसे अपना खून दूध में मिक्स करके बचपन में पिलाया हुआ था। अब वो भी अपने कबीले का ताकतवर सरदार बन चुका था। जब तिमुज़ीन अपने बीवी के बारे में बताता है तो वो कहने लगा कि हमें उस कबीले से जंग लड़ने के लिए पूरे 1 साल का वक्त लगेगा, क्योंकि वो बहुत ताकतवर था और हमें अपने लोगों को मजबूत करना होगा। इसी तरह दिन, महीने और फिर 1 साल गुजर जाते हैं। तिमुज़ीन अपने भाई के साथ उस कबीले पर हमला कर दिया। वो अपने विरोधी दुश्मनों को खत्म कर देते हैं। हमला के दौरान एक टेंट में तिमुज़ीन को अपनी वाइफ बोरते भी मिल जाती है, मगर अब वो इस कबीले के सरदार के बच्चे की माँ बनने वाली थी। लेकिन फिर भी तिमुज़ीन उससे बहुत प्यार करता था, उसे गले से लगा लेता है। जितने लोग इसके साथ लड़ रहे थे और जो कुछ भी इस कबीले के लोगों को मारकर मिला था, उनमें सब बांट देता है और उन लोगों के घर वाले को भी हिस्सा देता है जो इसके साथ लड़ते हुए मारे गए थे। उसकी रहमदिली को देखकर उसके भाई के कबीले के लोग भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं। यहाँ तिमुज़ीन का अब एक मजबूत कबीला बन चुका था, लेकिन उसका भाई जब ये देखता है तो उसे अब तिमुज़ीन से नफरत होने लग चुकी थी। एक दिन तिमुज़ीन के लोग उसके भाई के साथियों को देख लेते हैं जो उनके घोड़े चुरा रहे थे। तभी एक आदमी तीर कमान से उन पर हमला कर देता है। तीर जाकर एक आदमी को लगा। पास जाकर देखने पर पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि उसके भाई के बड़ा भाई था, जिसको अब तिमुज़ीन से नफरत होने लग चुकी थी। जब उसे यह बात पता चलती है कि तिमुज़ीन के आदमियों ने उसकी भाई को मार दिया तो उसके अंदर आग भड़कने लग चुकी थी। वो आसपास के सभी कबीले वालों से हाथ मिलाकर तिमुज़ीन के साथ जंग लड़ने का फैसला करता है। तिमुज़ीन जानता था कि वो जंग जीत नहीं पाएगा, इसीलिए वो अपने कबीले के सभी बच्चों और औरतों को भेजकर अपने साथ कुछ साथियों को लेकर उनसे जंग लड़ने लग जाता है। जंग लड़ते वक्त वो हार भी जाता है, जिस पर अब उसका भाई ही उसे अपने पास कैद में ले लेता है। वो उसे मारता तो नहीं, क्योंकि अभी भी वो तिमुज़ीन को अपना भाई ही मानता था। एक दिन उसका भाई उसको किसी दूसरे कबीले के हाथ बेच दिया। वो लोग उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। काफी सफर करने के बाद उसको एक बड़े से शहर में ले आया जाता है। वो उसे वहाँ लाकर एक जगह पर बैठा देते हैं ताकि कोई उसे खरीद सके, पर कोई भी खरीदने के लिए तैयार ही नहीं होता। एक दिन इस सल्तनत का राजा उसे देख लिया। वो फौरन से उसे खरीद लेता है और उसे एक पिंजरे में बंद करवा दिया जो इस शहर के बीचों बीच था, ताकि लोग इसका मजाक बनाए और इस पर अपना गुस्सा उतार सके। अब वो यहाँ पर लोगों का तमाशा बनकर रह गया था। एक आदमी तिमुज़ीन के पास रोज की तरह आता था। वो उसे अपने लोगों की ऐसी बर्ताव पर शर्मिंदा था और तिमुज़ीन से माफी भी मांगता रहता है। वो उस आदमी से कहने लगा कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, एक लॉकेट मेरे वाइफ तक पहुंचा दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे शहर या यहाँ के किसी भी लोगों का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब वो बूढ़ा आदमी इसकी वाइफ की तलाश में निकल जाता है। कई दिन चलते चलते वो बूढ़ा आदमी रेगिस्तान की गर्मी की वजह से बेहोश होकर मर जाता है, मगर खुशकिस्मती से वो लॉकेट बोरते तक पहुंच गया था जो तिमुज़ीन ने उसको बचपन में दिया हुआ था। और अब उसे पता चल गया था कि तिमुज़ीन आज भी जिंदा पड़ा है। वो यह जानने के
बाद तिमुद्दीन को ढूंढते हुए उसी शहर में पहुंच जाती है और वहां पर एक सिपाही को रिश्वत देकर तिमुद्दीन को आजाद करवा लेती है। वो देखता है कि उसका एक बेटा और एक छोटी बेटी थी। इनकी फैमिली अब पूरी हो चुकी थी, सभी काफी खुश रहने लग चुके थे। पर एक दिन तिमुद्दीन की वाइफ कहती है, सभी सरदार ऐसे ही होते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। उसकी यही बात तिमुद्दीन बहुत सोचता है और अपनी फैमिली को छोड़कर चला जाता है। वो यह फैसला किया कि वो सभी कबीले को इकट्ठा करके एक मंगोल राज्य बनाएगा। उसने यह फैसला कर लिया था कि हर हाल में सभी कबीले को इकट्ठा करना ही है। उसने 3 वसूलों को ध्यान में लेते हुए बनाया। पहला, औरतों और बच्चों को नहीं मारा जाएगा। दूसरा, दुश्मनों से मरते दम तक लड़ेंगे। और आखिरी में यानी तीसरा यह था कि कोई भी अपने सरदार को धोखा नहीं देगा। हमें दिखाया जाता है जो कुछ भी तिमुद्दीन ने सोचा हुआ था उसने कर दिखाया। उसने अपनी एक आर्मी बना लिया था और उसके राजा बनने में सिर्फ एक ही रुकावट बनी पड़ी थी और वो कोई और नहीं बल्कि खुद उसका भाई ही था। उसके भाई के पास भी बहुत बड़ी आर्मी थी। दोनों अब अपनी अपनी आर्मी के साथ लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। तिमुद्दीन अपने भाई के साथ लड़ना तो नहीं चाहता था, पर उसका भाई अचानक से हमला कर देता है जिससे अब बहुत ही बड़ी जंग छिड़ जाती है। मगर तिमुद्दीन इस जंग को जीत गया था। उसने अपने भाई के सभी लोगों को कैद कर चुका था। वो उन्हें मारता नहीं बल्कि अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है जो अब उसकी बहुत बड़ी आर्मी बन चुकी थी। तिमुद्दीन अपने भाई के पास जाकर उससे कहने लगा कि हमें आपस में लड़कर कुछ नहीं मिलेगा, अपना अपना राज्य बड़ा करने की कोशिश में हम मारे जाएंगे। उसका भाई कहने लगा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पकड़ी हुई आर्मी की सर कलम कर देता। उसकी और तिमुद्दीन की सोच पूरी तरह से अलग थी। वजह भी यही थी कि उसने अपने इसी सोच की वजह से सब कुछ गवा दिया, जबकि तिमुद्दीन ने अपनी इतनी अच्छी सोच की वजह से सब कुछ हासिल कर लिया। जिसके बाद तिमुद्दीन अपने भाई को माफ करके छोड़ देता है। यहाँ से हमें सन 1206 का सीन दिखाया गया। तिमुद्दीन अपने राज्य मंगोल का राजा बन चुका था। इसको जंगेश खान के नाम से आज भी जाना जाता है। उसने सभी जुल्म करने वाले किंगडम राज्य के खिलाफ खूनी जंगें लड़ी। उसको ताकतवर और बहादुर राजा माना जाता था और इसी के साथ तिमुद्दीन की बहादुरी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट मूवी लिखकर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।